नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडिया के जो अभी अपकमिंग वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है उसकी एनडीए की कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में। इस वीडियो में हम उनके पूरा लाइफ स्टोरी, वो क्या है, उनको ये बड़ा मौका क्यों मिला, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो देरी ना करते हुए इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देख रहे हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स वॉच इट। तो दोस्तों पहले ये जानते हैं कि सीपी राधाकृष्णन जी है कौन। उनका पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन और ये एक रेस्पेक्टेड इंडियन पॉलिटिशियन है जो अब एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनने जा रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1957 को और यानी कि 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में। मतलब अब तक उनकी उम्र हो गई है 67 साल की। ये एक आरएसएस स्वयंसेवक है और भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है। उनके पिताजी का नाम सीके पोन्नुस्वामी था और उन्होंने अपनी एजुकेशन मदुरई यूनिवर्सिटी से बीबीए में कंप्लीट की है। उनकी शादी आर सुमति जी से हुई और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। क्रिकेट और रनिंग उनका पसंदीदा खेल है और वो लायंस क्लब के मेंबर भी रह चुके हैं। तो देखा आपने, ये एक सिंपल लेकिन स्ट्रांग पर्सनालिटी के मालिक है। अभी उनके पॉलिटिकल जर्नी पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो वो सच में कमाल की है। अगर हम उनकी पॉलिटिकल जर्नी को देखें तो सीपी राधाकृष्णन जी 17 साल की उम्र से आरएसएस और भारतीय जनसंघ के साथ जुड़े हुए हैं। 1974 में वो जनसंघ के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बने। फिर 1998 में उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर का बड़ा कदम उठाया जब वो लोकसभा सीट जीत के कोयम्बटूर से एमपी बने। ये जीत इतनी बड़ी थी कि उन्होंने करीब 1.45 लाख यानी कि 1.5 लाख के आसपास या उससे भी ज़्यादा वोट से उन्होंने जीत हासिल की। 1999 में भी उन्होंने दोबारा जीत ली, लेकिन 2004 में वो हार गए। फिर 2014 में और 2019 में भी वो कोयम्बटूर से कॉन्टेस्ट किए लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस और मेहनत कभी नहीं थमी। अगर आप देखोगे 2016 से 20 तक वो कोयर बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे, जो एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर आता है। फिर 2023 में उनको झारखंड का गवर्नर बनाया गया और जुलाई 2024 से वो महाराष्ट्र के गवर्नर भी है। साथ में तेलंगाना और पुडुचेरी के भी उनको एक्स्ट्रा चार्जेस संभालने को मिला था। ये सब बताता है कि उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस का उनका बड़ा तजुर्बा है। और अब 17 अगस्त 2025 को एनडीए ने उनको वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बनाने का फैसला किया है। ये डेफिनेटली एनडीए की तरफ से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो अभी सबसे पहले समझते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन क्यों आ रहा है। देखिए, अब ये सोचने वाली बात है कि अचानक ये नॉमिनेशन क्यों। तो दोस्तों ये सब शुरू हुआ जगदीप धनखड़ जी के रेजिग्नेशन से। आपको पता होगा हमारा जो पिछले वाले वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने 2022 से इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बने थे और उन्होंने 21 जुलाई 2025 को अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हेल्थ रीजंस बताए, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल सर्कल में देखें तो या डेफिनेटली पॉलिटिक्स तो एक सर्कस ही है, लेकिन अगर उस सर्कल में हम देखें तो धनखड़ जी कुछ पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से भी रेजिग्नेशन दिए हैं, ऐसा मानना है ऑपोजिशन का। तो धनखड़ जी ने राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काफ़ी क्रिटिसिज्म भी सहा है और उनका खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आया था, जो टेबल नहीं अगर आप देखोगे तो वो टिक नहीं सका। लेकिन
एक लो कॉन्फिडेंस मोशन तो आया था उनके बारे में। तो जगदीप धनखड़ जी के रेजिग्नेशन के बाद अभी वो पोस्ट खाली है, भारत के कोई भी वाइस प्रेसिडेंट अभी नहीं है। तो एनडीए को जल्दी से एक नया कैंडिडेट चाहिए था और यहाँ से सीपी राधाकृष्णन जी का नाम आगे आया। उनका तमिलनाडु से कनेक्शन भी है, आरएसएस बैकग्राउंड भी है और गवर्नर के तौर पे एक्सपीरियंस भी है। ये सब एनडीए के लिए परफेक्ट चॉइस बना। ये नॉमिनेशन भी एक स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, क्योंकि 2026 इलेक्शंस में उन्होंने 60 सीट्स खोए हैं और अब कोalition पार्टनर जैसे कि टीडीपी और जेडीयू के साथ बैलेंस बनाने के लिए ये स्टेप बड़ा है। देखिए, साउथ इंडिया खासकर तमिलनाडु में बीजेपी का बेस बढ़ाना भी एक मकसद है। आगे उनका तमिलनाडु का इलेक्शन भी आ रहा है और अगर सीपी राधाकृष्णन जी को वो लोग वहाँ पे कैंडिडेट कर रहे हैं तो वो उनके लिए एक स्ट्रैटेजिक जीत होगी। तो दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन जी के पास क्या स्ट्रेंथ है? पहले तो उनका 40 साल से ज़्यादा का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, 2 बार एमपी रह चुके हैं और गवर्नर के रूप में उन्होंने झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पुडुचेरी को संभाला है। उनका आरएसएस और बीजेपी के साथ पुराना रिश्ता उन्हें पार्टी के लिए लॉयल बनाता है और तमिलनाडु से उनका साउथ में उनको पॉपुलर बना सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका ग्रासरूट का काम इतना ज़्यादा नहीं दिखता। जाहिर सी बात है, उनका फोकस ज़्यादा पॉलिटिकल रोल्स पर रहा। फिर अपोजिशन जैसे डीएमके उनके खिलाफ लैंग्वेज पॉलिटिक्स भी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने पहले भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ ऐसे किया था। लेकिन अगर वो अपनी ह्यूमिलिटी और डेडिकेशन दिखा सके तो ये चैलेंज ओवरकम हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में कुछ कहानी। एक ऐसे व्यक्ति जो अपने डेडिकेशन और एक्सपीरियंस के दम पे आज इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के मैदान में है। उनके नॉमिनेशन जगदीप धनखड़ जी के सडन एग्जिट के बाद आया और ये एनडीए की एक स्मार्ट मूव है कोalition और साउथ इंडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या वो वाइस प्रेसिडेंट बन पाएंगे? अपने थॉट्स आप कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर हम देखें तो उनके जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पर एमएलएज को पार्टिसिपेट करने की मौका नहीं मिलता है, बस एमपीज अपना वोट डालते हैं। राज्यसभा और लोकसभा को मिला दे तो अगर हम देखें तो वहाँ पे 245 समथिंग अराउंड और 543 समथिंग अराउंड लोकसभा में है। तो वो दोनों जितने भी सांसद बने वो लोग मिलके ये डिसाइड करेंगे कि कौन इस इलेक्शन को जीतेगा। अगर हम मेजोरिटी देखें तो एनडीए के पास अभी फिलहाल तो मेजोरिटी है, तो ये तय है कि अगर सभी के सभी एनडीए के जो मेंबर्स है वो लोग अगर वोट करते हैं तो राधाकृष्णन जी बिल्कुल भारत के वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होता है उसका पूरी प्रोसीजर अगर आपको जानना है तो आप कमेंट्स में बताइए। अगर आप बोले तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो ये थी कुछ कहानी उनके बारे में। अभी अपोजिशन अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है, लेकिन कर सकता है, जो कि 21 अगस्त के पहले आ जाना चाहिए। ये वीडियो आपको अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल फैक्शनाइज्ड बाय विभू को सब्सक्राइब करना। बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपको नया वीडियो का अपडेट मिल जाए। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।